नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। आइए दोस्तों, आज आगे बढ़ाते हैं अपनी संविधान की विशेषताओं को। और सबसे पहली विशेषता लेते हैं आज हम मूल कर्तव्य। दोस्तों, अगर हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर मूल कर्तव्यों की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। ठीक है, आखिर मूल कर्तव्यों की ज़रूरत क्यों पड़ी संविधान में। कोई नागरिक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी जो नागरिक है, जनता में जो भी जनता है, हमारी जनता के लोग हैं, हमारे जो नागरिक हैं हमारे, तो वो जो है नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और लोग अपने अधिकारों का जो मौलिक अधिकार उन्हें मिल रखे हैं, उन अधिकारों का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं है, बल्कि राज्य हमारा राज्य भी हमारी रक्षा करने के लिए और हमारी आवश्यकताएं हैं, जो आवश्यकताएं जैसे हमारी शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, मकान हो गया, पानी हो गया, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान इत्यादि को पूरा करने के लिए अपने जो दायित्व हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, उनको ठीक ढंग से उनका पालन नहीं कर सकेंगे अगर संविधान में मूल कर्तव्य नहीं होंगे। तो ये तो बात थी कि मूल कर्तव्यों की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब दोस्तों अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। अगर हम मूल कर्तव्यों की बात करें दोस्तों, तो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं। और जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में संविधान में मौजूद ये मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, शुरुआत में जब संविधान बना था तो उस वक्त क्या था कि संविधान में मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था, मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, उनमें से जो 10वां मूल कर्तव्य था उसे 1976 में जो है 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। और जो 11वां मूल कर्तव्य हुआ उसे 86वें संविधान संशोधन 2002 अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों तो ये जो मूल कर्तव्य है वो 51 क के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? 51 क में मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, अगर मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य जो होते हैं वो संविधान का पालन करें और उनके अनुसार संविधान का पालन किया जाए, उनके अनुसार आदर्शों और संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज जो है हमारा या फिर राष्ट्रगान है उसका आदर करें। ठीक है, और अगर बात करें मूल कर्तव्यों की तो भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इसकी रक्षा करना भी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं स्वतंत्र निकाय। ये भी एक संविधान की विशेषता है। और अगर हम स्वतंत्र निकाय की बात करें दोस्तों तो भारत के बहुत सारे स्वतंत्र निकाय बनाए गए हैं। ठीक है, अब स्वतंत्र निकाय होता क्या है दोस्तों? इनका अर्थ होता है कि जिन पर भारत की सरकार का कोई भी दबाव नहीं होता है। ठीक है, जो स्वतंत्र निकाय होते हैं इन पर भारत सरकार का कोई भी दबाव नहीं होता है। और ये स्वतंत्र निकाय जो होते हैं ये अपना काम निष्पक्ष रूप से करते हैं। और अगर ये सरकार के खिलाफ भी कोई एक्शन लें, कोई फैसला सुनाए, तो सरकार को इनका फैसला मान्य होता है और सरकार कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, बात करें निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग जो है वो स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, क्या है? स्वतंत्र निकाय। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है दोस्तों? जो कि भारत की संसद और या फिर विधायिकाओं के, राज्य विधायिकाओं के, देश के राष्ट्रपति के या फिर देश के उप राष्ट्रपति के, ठीक है, इन सब के जब चुनाव होते हैं, चुनाव कराने का काम ये निर्वाचन आयोग करता है। दोस्तों, आगे बात करें तो जो चुनाव है, चुनाव निष्पक्ष रूप से होंगे तो ही उनका महत्व होता है, वरना उनका कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए ये जो निकाय होता है ये स्वतंत्र होता है और ये स्वतंत्र रूप से ईमानदारी से अपना काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो सरकार इनको डरा नहीं सकती, धमका नहीं सकती, इसलिए इनको निष्पक्ष बनाया गया है। अगर बात करें तो ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ भी फैसला सुना सकती है और उनको ये फैसला जो है मान्य हो। मान लो कि जैसे मान लीजिए जब इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन के दौरान कोई भी कैंडिडेट जो है वो नियम के विरुद्ध जाता है,
चुनाव के नियम के विरुद्ध जाता है तो उन पर ये निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर सकती है निर्वाचन आयोग। और ये जो भी फैसला सुनाएगी वह मान्य होगा, चाहे वो कोई भी हो, मंत्री हो, संतरी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, उसे ये फैसला मान्य होगा। ठीक है, वो इनके फैसले को ठुकरा नहीं सकते। आगे बात करें दोस्तों, ये फैसला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ भी सुना सकती है और उन्हें मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि वे इन्हें आए और इनको धमकाएं। ठीक है, इनको धमका नहीं सकते। इस निर्वाचन जो आयोग है इसको कोई धमका नहीं सकता। तो चुनाव भारत में निष्पक्ष रूप से होता है और अर्थात जनता जो होती है, जनता जिसको चाहती है उसको ही वोट दे पाती है। कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है कि जनता से ज़बरदस्ती कहीं पर भी वोट दिलाया जाए। ठीक है, तो भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, जो कि भारत संविधान की जो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। दोस्तों, एक और बड़ी विशेषता है जो है कैग। ठीक है, अब कैग जो होती है वो क्या होता है? कैग मतलब भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, इसका काम क्या होता है? दोस्तों, भारत सरकार जो होती है तो भारत सरकार के अकाउंट की देखरेख करना, मतलब उसकी जांच करना। भारत सरकार के जो अकाउंट होते हैं उनकी जांच करना, मतलब उनकी आय कितनी है, उनकी व्यय कितना है, मतलब उनकी इनकम कितनी है और उनके खर्च कितने हैं, उसकी जांच करता है। और इसको भी कोई हटा नहीं सकता इसके पद से जब तक कि इसकी उम्र 65 वर्ष ना हो गई हो या फिर 6 वर्ष की अवधि ना हो गई हो। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाता है उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यूपीएससी। दोस्तों, यूपीएससी भी जो है वो भारत सरकार के अधीन काम नहीं करती है। ठीक है, और भारत में जो आईएएस होते हैं या फिर आईएफएस होते हैं, ये भारत के अखिल भारत सेवा के अधिकारी होते हैं। ठीक है, और सरकार अपने पसंद के व्यक्तियों को इनमें से नहीं रख सकती। सरकार यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें अपनी मर्जी से नहीं रख सकती है। ठीक है, क्योंकि ये तो अपनी योग्यता के अनुसार ही रखे जाते हैं। जिसमें जितनी योग्यता होती है उसे उसके योग्यता के अनुसार पद मिलता है यूपीएससी का, जो कि मतलब भारत में एक बहुत बड़ी सेवा है ये और बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम है, एक परीक्षा है यूपीएससी की। ठीक है, जो इसे पास करता है वही इनके लायक बनता है। ठीक है, तो इसमें सरकार अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने पसंद के लोगों को, जो उनके काम के लोग हैं, उनको नहीं रख सकती। इसमें जो योग्य लोग हैं वही आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एसपीएससी की। जैसे यूपीएससी होता है वैसे ही एसपीएससी होता है। ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ये अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं और ये राज्य लोक सेवाएं होती हैं। ठीक है, जो स्थिति यूपीएससी की होती है भारत में वही स्थिति जो है एसपीएससी की होती है राज्य में। ठीक है, बिल्कुल सेम स्थिति होती है। जैसे यूपीएससी एक स्वतंत्र निकाय है वैसे ही एसपीएससी भी एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जो है विशेषता थी स्वतंत्र निकाय की। आगे बात करते हैं आपातकालीन प्रावधान की। अगर हम आपातकालीन प्रावधान की बात करें दोस्तों, तो यह भी एक भारत के संविधान की एक विशेषता है। और इस विशेषता में कुछ लोग ऐसे थे जो संविधान की सभा में, जो संविधान सभा थी हमारी, संविधान की सभा में कुछ लोग ऐसे थे जो इसके खिलाफ थे और कुछ लोग ऐसे थे जो इसके फेवर में थे। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, आपातकालीन प्रावधान होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, आपातकालीन प्रावधान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका कारण ये है, इसका होना ज़रूरी इसलिए था, इसका होना ज़रूरी इसलिए है कि देश की जो अखंडता है, देश की जो सुरक्षा है, देश की जो एकता है, ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, देश की अखंडता, सुरक्षा और एकता की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपातकालीन के प्रावधान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जिससे राज्य जो है, मतलब अगर अखंडता, सुरक्षा और एकता
इनकी अगर सुरक्षा होगी तो इससे क्या होगा, इससे राज्य जो है वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जो राज्य है, राज्य अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। तो राज्य को नियंत्रण में रखने के लिए आपातकालीन प्रावधान जरूरी है। दोस्तों, संविधान के जो भाग 18 है, भाग 18 में जो है 3 प्रकार के आपातकाल दिए गए हैं। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपातकाल। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो ये जो होता है ये युद्ध या फिर आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह होते हैं जो, ठीक है, जो सशस्त्र विद्रोह होते हैं, विद्रोह से पैदा हुई जो राष्ट्रीय अशांति होती है, तो ऐसी अवस्था में ये लगाए जाते हैं और ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें राज्य में आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, राज्य में कभी कभी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, उसे राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो दोस्तों, ये कब लगता है, ये राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की असफलता होती है, ठीक है, और या फिर केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में जो असफलता, मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जब राज्य अपनी मनमानी करने लगता है, जब राज्य अपनी मनमानी करता है तब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और ये कैसे लगता है, ये 356 के तहत लगता है। ठीक, कितने के तहत लगता है, 356 के तहत। आगे बात करें तो वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो होता है, भारत की जो वित्तीय स्थिति होती है, जो वित्तीय स्थिरता होती है या फिर प्रत्यय संकट में हो जाती है जो भारत। तो दोस्तों, जो आपातकाल होता है, आपातकाल के दौरान देश की जो पूरी सत्ता होती है, तो पूरी सत्ता जो होती है वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। ठीक है, ये है केंद्र सरकार और ये है राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है राज्य सरकार की पूरी सत्ता। ठीक है, और राज्य जो होते हैं वो केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि संविधान जो होता है, संविधान में संशोधन बिना करे, संशोधन किए बगैर उसका जो ढांचा होता है, जो संविधान का जो ढांचा होता है वो संघीय से एकात्मक की ओर झुक जाता है। ठीक है, संघीय से एकात्मक की ओर झुक जाता है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान एक अद्वितीय विशेषता है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपातकाल है ये एक अद्वितीय विशेषता है। दोस्तों, अब बात करते हैं त्रिस्तरीय सरकार की। अगर हम त्रिस्तरीय सरकार की बात करें दोस्तों, तो त्रिस्तरीय सरकार भी संविधान की बहुत बड़ी विशेषता होती है, इसे भी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता माना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं भारत के जो मूल संविधान है, ठीक है, जो भारत का मूल संविधान है उसमें इसका कोई भी वर्णन नहीं है। ठीक है, ये त्रिस्तरीय सरकार जो है इसका भारत के मूल संविधान में कोई भी वर्णन नहीं है। ठीक है, और ये जो त्रिस्तरीय सरकार है ये पहले क्या थी, 2 होती थी। एक होती थी संघ सरकार और दूसरी होती थी राज्य सरकार। लेकिन दोस्तों अब क्या है, अब इन सरकारों को 3 रूप में बांट दिया गया है। पहला क्या है, संघ सरकार, राज्य सरकार, और अब हो गई पंचायतें। ठीक है, पंचायतों की सरकार। ठीक है, या फिर नगर पालिका, पंचायतों की सरकार। ठीक है, तो एक हो गई संघ सरकार, दूसरी होगी राज्य सरकार और तीसरी होगी पंचायतों की सरकार। तो ऐसा मानना है कि जो जब से तीसरी सरकार बनी है, तो तीसरी सरकार बनने से क्या है, भारत का जो है लोक कल्याण हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि जब से ये तीसरी सरकार बनी है तब से क्या है कि भारत का लोक कल्याण हुआ है। ठीक है, भारत के लोगों का कल्याण हुआ है। ठीक, अब क्या है दोस्तों, जैसे संघ सरकार है तो संघ वाली सरकार जो है वो केंद्र में अपना अच्छा काम करेगी, राज्य जो है वो राज्य को देखेगी। ठीक है, लेकिन राज्य की सरकार अच्छे से काम तो करेगी लेकिन शायद गांव-गांव तक ना पहुंच पाए। लेकिन जो पंचायत वाली सरकार है ये गांव-गांव के कोने-कोने तक पहुंचेगी। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो जब से ये तीनों सरकारें आई हैं तब से माना जाता है कि लोगों का ज़्यादा कल्याण हुआ है, लोगों का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो जब एक आदमी है, जैसे मान लो संघ में एक आदमी बैठा हुआ है, एक आदमी है तो एक आदमी इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा।
2 आदमी उससे ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, लेकिन जब 3 आदमी मिल जाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा काम होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब लोग ज़्यादा हो गए हैं, सरकारें ज़्यादा हो गई हैं, तो काम और भी अच्छे से हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, किसी भी चीज़ के लिए अगर एक आदमी फैसला लेता है तो शायद फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 2 आदमी फैसले लेते हैं और 2 से अधिक लोग फैसले लेते हैं, जहाँ पे 4 5 6 लोग मिलकर फैसले लेते हैं। ठीक है, तो वो अगर कोई एक चीज़ है, कुछ लोगों का मत उसमें कुछ और होगा, कुछ लोगों का मत कुछ और होगा, कुछ लोगों का मत कुछ और होगा, कुछ लोगों का मत कुछ और होगा, और अंत में जो निर्णय पहुँचेगा वह सबसे निचोड़ कर निर्णय पहुंचता है, और वह निर्णय सबसे अच्छा होता है और सबके लिए लाभकारी होता है। तो ऐसे ही जब से ये 3 सरकारें बनी हैं, तीनों सरकारों का क्या होता है कि संघ, फिर उसके बाद राज्य, फिर उसके बाद पंचायत, अब ये इतने सारे इतने सारी सरकारें बनी हैं। ये सारी सरकारें जब मिलकर आपस में बैठकर डिस्कशन करती हैं तो जो भी निर्णय लेती हैं वो सही निर्णय लेती हैं, और जब नतीजे पहुंचती हैं तो कोई अच्छा ही नतीजा निकलता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जब से ये तीनों सरकारें बनी हैं, ये बहुत ही लोक कल्याण सरकारें बनी हैं। ठीक है।